साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटेक के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति का टॉपिक अब अंतिम चरण में है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर को टारगेट करके अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। इसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। उसके बाद हमने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और फिर ये हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका में राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। आप जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक जानकारी ये है कि अगर पहले तो बात तो मैंने सारे टॉपिक्स पर जो भी थंबनेल लगा हुआ है उन पर नंबरिंग डाल रखा है। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। प्लेलिस्ट में आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर पॉलिटी ऐसा कुछ नाम से आपको एक मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जो भी है वो आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। फिर मैंने राष्ट्रपति नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी सेकंड ग्रेड से संबंधित ही है। उसी का सिलेबस लेकर हम चल रहे हैं। वैसे आप इन टॉपिक्स को किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन हम उसके टारगेट को लेते हुए, उसके सिलेबस को लेकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सारी चीजें हमने विस्तार से पढ़ी है और खूब कॉन्सेप्ट पर खूब चर्चा की है। राष्ट्रपति की बात आती कि अब तक के राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो क्या इनको भी उतनी ही डिटेल में पढ़ेंगे? तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। केवल और केवल हम तथ्यों का समावेश यहां पर पढ़ेंगे और तथ्यों की कोई सीमा नहीं होती है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है यहां से ही पढ़ो। कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहां मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। वो कठिन सवाल है, यहां से सरल से सवाल आ जाते हैं, या फिर तथ्यों का सवाल। थोड़ा थोड़ा जानकारी हमें होना चाहिए किसी भी राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हो। जब भी आपको कोई भी इस तरह के 2, 4, 5 यानी मुख्य रूप से 5, 10, 8, 15, 20 नाम याद रखने हो, किसी भी चीज के नाम रखने हो, याद रखने हैं, तो फिर आप कोई भी अपने मन से शॉर्ट ट्रिक बना लो, या किसी भी टीचर ने या किसी किताब में से जो भी आपको अच्छे लगे उसको याद कर लो। उसके बाद गलती होने की संभावनाएं 0 हो जाती है। ये सच बात है। मैं किसी शॉर्ट ट्रिक का कोई मजाक नहीं बनाता हूं। आपको याद होना चाहिए। और ये सच बात है कि शॉर्ट ट्रिक से गलतियां नहीं होती है, क्योंकि वो चीज एक बार रट ली तो फिर आप बार बार भूल भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं है। वो शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप उन नाम के अक्षरों से या जैसे भी आपने याद कर रखा है, वो कई बार उनका क्रम पूछ लिया जाता है, या इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि हमें वो क्रम याद होने ही चाहिए। तो आप कैसे भी इनको याद कर लेना। मैं बिना शॉर्ट ट्रिक के आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़े थोड़े थोड़े से इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत के अब तक के राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर चर्चा करते हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं। इन पर चर्चा करने से पहले अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि आज तो आप राष्ट्रपति पढ़ते हो तो अनुच्छेद 52 से 62 तक चर्चा हम उस पर करते हैं, जो कि हमने पढ़ भी लिया है। उस समय जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी से उसको लागू करना था। 26 जनवरी 1950 से। देखो, 26/11/1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे थे जो इसी तारीख को लागू हो गए थे, जो कि ये कह सकते हैं कि संक्रमणकालीन प्रावधान थे, जो उस समय लागू हुए और फिर उनका महत्व समाप्त हो गया। बाकी मुख्य, जैसे मान लो चुनाव कराना है तो चुनाव, संविधान बन गया, अब चुनाव कराएंगे तो कोई भी चीज हमें उससे संबंधित है तो हमने उसको पहले ही लागू करना पड़ेगा।
यानी निर्वाचन से पहले क्या क्या आवश्यक था, उन अनुच्छेदों को हमने पहले ही लागू कर दिया। इस बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में, जो कि पहले वाला टॉपिक है। संविधान निर्माण को हमने नहीं पढ़ा अभी तक, उसके कुछ कारण हैं जो कि मैंने पहले बता दिए हैं आपको, तो उनको बाद में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान था, जो कि अस्थायी तौर पर अंतरिम राष्ट्रपति हमें बनाना था। एक तरह से कहें कि परमानेंट नहीं था वो, तो 1952 में जब चुनाव हुआ तो तब जाकर निर्वाचित हुआ है राष्ट्रपति। उससे पहले हमें एक अंतरिम यानी काम चलाऊ कह सकते हैं राष्ट्रपति का नियुक्त करना था उनको। तो अनुच्छेद 380 के तहत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना हमने, और ये 24 जनवरी 1950 की बात है। देखो, संविधान सभा ने अपने सारे काम कर दिए थे, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का ये अंतिम कार्य बचा, और भी कुछ कार्य हुए थे जिनका हम बाद में ही जिक्र करेंगे जब उनको पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर लास्ट काम ये था कि अब हमें एक राष्ट्रपति को चुनना है। राष्ट्रपति को चुनना है तो 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए दो नाम मुख्य रूप से सामने आ रहे थे। एक नाम था सी राजगोपालाचारी, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, और एक नाम आ रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बाबू के नाम से पुकारते हैं, इनको राजा जी के नाम से ये प्रचलित है। सी राजगोपाला जी को राजा जी के नाम से जानते हैं ज्यादातर, इनको राजेंद्र बाबू के नाम से भी पुकारते हैं। ये बिहार के रहने वाले। कुल मिलाकर बात यह है, एक सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद उस समय जो व्यवस्था चल रही थी उसके किसके बराबर ये पद है, किसको समाप्त करके ये पद शुरू किया गया है। तो जो गवर्नर जनरल का पद था उस समय, देखो, गवर्नर जनरल अंग्रेजों की सरकार का प्रतिनिधि होता था, और हमें गणतंत्र बनना था, एक गणराज्य बनना था। तो हमें उस परंपरा को समाप्त करना था या उस व्यवस्था को समाप्त करना था। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसकी जगह पर राष्ट्रपति पद शुरू किया हमने। देखो, इससे पहले भी आप देखो, जब 1946 में हमने देखा, आप पढ़ते हो कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया 1946 में अंतरिम सरकार का। तो अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष का पद था वो गवर्नर जनरल के पास था, और जो उपाध्यक्ष का पद था, उपाध्यक्ष बनाया था अंतरिम सरकार का जवाहरलाल नेहरू को। उपाध्यक्ष के पास सारी वास्तविक शक्तियां थी, इसलिए इनको हम 1946 में भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1946 से प्रधानमंत्री है। तो इनके पास वास्तविक शक्तियां आ गई थी उपाध्यक्ष के पास। तो उपाध्यक्ष कौन थे? नेहरू। जबकि हम इनको उस समय का प्रधानमंत्री ही पुकारते हैं कि प्रधानमंत्री वाली शक्तियां सारी आ गई थी इनके पास। तो ये तो हो गया प्रधानमंत्री वाली शक्ति, और ये हो गई राष्ट्रपति वाली शक्ति। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद शुरू किया गया, और गवर्नर जनरल थे उस समय सी राजगोपालाचारी। तो नेहरू जी चाहते थे कि सी राजगोपालाचारी को बनाया जाए, पटेल जी चाहते थे कि राजेंद्र बाबू को बनाया जाए। काफी विवाद भी हुआ, काफी बातें चली, और ये विवाद लास्ट तक रहा। जब तक ये राष्ट्रपति रहे हैं 10-12 साल, तब तक लगभग इन दोनों में आपसी कहासुनी रही है। इसका एक कारण तो ये भी रहा है कि संविधान में भी कुछ स्पष्टता नहीं थी। इसको हमने पहले पढ़ भी लिया है। अनुच्छेद 74 का पहला प्रावधान, उसमें कुछ संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से 1976 में
उससे पहले कन्फ्यूजन ही था, स्पष्ट ये नहीं था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है, ये लिखा नहीं था। वो बात अलग है कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का ही मुखिया होता है, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है, लेकिन ये चीजें स्पष्ट नहीं लिखी थी। और इस चीज का जिक्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बार किया भी है कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा कि मैं आपके अनुसार काम करने के लिए बाध्य हूं। खैर जो भी है, ये 3 बार राष्ट्रपति बने हैं, मुख्य रूप से 2 बार ही मानो आप, 3 बार मैं सिर्फ वैसे चर्चा कर रहा हूं कि एक बार इनको 24 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया, 2 बार ये डायरेक्ट चुनाव लड़के बने। तो ऐसे बहुत कम मौके होते हैं कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहे और वो व्यक्ति राष्ट्रपति ना बने, लेकिन तीनों बार नेहरू जी इनको राष्ट्रपति बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये राष्ट्रपति बने। आज की आप वर्तमान स्थिति देखो कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई भी विशेष परिस्थिति या कोई घटना हो जाए ऐसी अचानक, वो एक अलग बात है, जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा हुआ, लेकिन स्वयं इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को चाहा था तो वो राष्ट्रपति बन गए थे। आज के दौर में प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहे, वो बिल्कुल, ये मानो मैं कहता हूं, चुटकियों का खेल है। क्योंकि अगर उनका बहुमत है अच्छे से, तो बड़ी आसानी से उनकी पसंद का व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, उसमें कोई रोक टोक होती नहीं है ज्यादा। हालांकि वैसे ना तो विप जारी होता है, कोई भी, सबको अपनी मन से वोट डालने पड़ते हैं, लेकिन एक पार्टी का, बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री का अपने दल पर कहीं ना कहीं ये दबाव होता ही है कि वो उनके अनुसार ही वोट डालते हैं। तो मैं सैद्धांतिक रूप से तो नहीं कहूंगा कि जैसा प्रधानमंत्री चाहे वो ही राष्ट्रपति बने। व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति कोई और बने, लेकिन बन कोई और रहा है। तो अनुच्छेद 380 में अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख था और संविधान सभा का ये अंतिम काम था, राष्ट्रपति का चुनाव करना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में, यानी अस्थायी, अंतरिम माने अस्थायी, अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव किया। कब किया? 24 जनवरी 1950 को। शपथ ये 26 जनवरी को ही लेंगे। और 26 जनवरी 1950 को, उस समय एक ये भी ध्यान रखना कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, ये 28 जनवरी को अस्तित्व में आया है, 28 जनवरी 1950 को, और शपथ ले रहे हैं 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय जो संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई। वो ही बाद में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना तो उसके पहले न्यायाधीश भी बने, जो कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। और इस रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 तक काम किया। इस अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में 1950, 26 जनवरी 1950 से 1952 में जब वो राष्ट्रपति बने हैं, तो तब तक इन्होंने इस रूप में काम किया। उसके बाद मई 1952 से और 1962 तक 2 कार्य पूरे किए इन्होंने, और मई 1952 में ये इनका निर्वाचन हुआ, कंप्लीट हुआ, और 1962 तक 2 कार्य पूरे किए। और ऐसा करने वाले आज तक वो एकमात्र ही राष्ट्रपति है। कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति अभी तक नहीं रहा है। तो ये इतिहास अब भी, उपराष्ट्रपति के बारे में भी था, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में हमने देखा कि बाद में
हामिद अंसारी जी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वो रिकॉर्ड टूट गया था या उनकी बराबरी हो गई थी, वो एक अलग चीज है, आगे पढ़ेंगे। बात आती है कि 1952 के चुनाव में इन्होंने किसे हराया। तो इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो थे के.टी. साहा। के.टी. साहा बहुत बड़ा कोई कंपटीशन नहीं था, नाम मात्र का ही था, हालांकि लगभग उनको 15% वोट मिले थे। के.टी. साहा, कुशल तलाक्षी साहा, ये उनका पूरा नाम था। के.टी. साहा को आप संविधान सभा में खूब विस्तार से पढ़ेंगे, वैसे भी काफी चर्चा होती रहती है, तो यहां पर इस ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 1957 का चुनाव आया, ये तो था 1952 के चुनाव में। 1952 के चुनाव में के.टी. साहा इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, और 1957 का चुनाव जब आया तो मुख्य रूप से ये मान लो ये एक तरह से कोई था नहीं बड़ा व्यक्ति इनके विरोध में खड़ा होने के लिए, लेकिन चुनाव लड़ना बहुत आसान काम था। जैसे हमने देखा चौधरी हरिराम थे, 4-5 बार चुनाव लड़ गए लगातार, तो केवल 2672 मत, उनका जो मत मिले उसका मूल्य केवल 2672 था। देखो लगभग आज हम देखते हैं 10-11 लाख मतों का मूल्य होता है, जितने भी सांसद होते हैं, जितने भी विधायक होते हैं, तो 5 लाख, 5.5-6 लाख पे जाकर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, इतने मतों का मूल्य होता है। तो लेकिन इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रिकॉर्ड वोट मिले, यानी इनके मतों का मूल्य देखें तो लगभग 98.99% इनको मत मिले। इनका मत का मूल्य केवल इतना ही था, 2672। कौन थे ये? चौधरी हरिराम। तो 57 में इनके, ये कह सकते इनको हराया, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाले थे वो चौधरी हरिराम ही थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले चुनाव में भी दूसरे चुनाव में भी कोई भी बड़ा ऐसा इनके कोई बड़ी टक्कर नहीं थी कह सकते हैं, या कोई बड़ा उम्मीदवार इनके सामने नहीं था। हालांकि राष्ट्रपति के मामले में हम देखते हैं कि ऐसा होता भी नहीं है, लगभग पहले ही स्पष्ट होता है, सत्ताधारी दल जो चाहता है वैसा ही हो जाता है। यहां पर सत्ताधारी दल में थोड़ा सा मतभेद था, क्योंकि उसमें भी 2 व्यक्तियों पर विचार थे, या ये कहें कि प्रधानमंत्री किसी और को बनाना चाहते थे, या ये कहें कि उनके विचार नहीं मिलते थे, वो अलग चीज है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का इस तरह से चुनाव हुआ। बिहार के रहने वाले थे, और बाद में 1962 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया, और बाद में फिर इनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था, तो तीसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना ही कर दिया था, और अपने बाद में बहुत ही साधारण जीवन इन्होंने जिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफी योगदान था, संविधान निर्माण में इनका काफी योगदान था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रह चुके थे, संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष रहे हैं, और चंपारण आंदोलन देख लो, चंपारण सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन देख लो, इसमें गांधी जी के साथ इन्होंने काफी सहयोग किया था। तो ये थोड़ा सा इनके एक ब्रीफ हिस्ट्री है राष्ट्रपति पद को लेके, या जो भी छोटा मोटा है, बहुत ज्यादा हम इस पर चर्चा कर ही नहीं रहे। अब ये एक प्रश्न ये उठता है कि जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने तो इनकी सैलरी कितनी थी? उस समय राष्ट्रपति पद की सैलरी केवल और केवल 10,000 थी। 10,000 रुपये इनका वेतन था, और संविधान में ये लिखा हुआ है कि जब तक संसद, भाई राष्ट्रपति को वो वेतन मिलेगा जो संसद चाहे, संसद समय समय पर राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण करे, और अगर जब तक कोई संसद ऐसा प्रावधान नहीं करती है तो फिर जो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा, जो लिखा हुआ है वो वेतन मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति का वेतन 10,000 लिख दिया,
और उसके बाद फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेतन संबंधित एक अधिनियम बनाया, उसमें वेतन बढ़ाते गए। कुल मिलाकर यहां पर यह स्पष्ट है कि आज भी संविधान में राष्ट्रपति का वेतन 10,000 ही लिखा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे ये उस अधिनियम में बदलाव करते गए। 1985 में 15,000 हो गया था। काफी दिनों तक देखो 10,000 वेतन ही रहा। 1989 में 20,000 कर दिया था। 1998 में 50,000 हो गया था। फिर हमने 2008 में देखा ही है 1.5 लाख कर दिया था। फिर 2017 में ये 5 लाख इनका वेतन हो गया। तो संविधान में राष्ट्रपति का वेतन 10,000 लिखा हुआ है, और उसके में जो अधिनियम बनाया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेतन भत्ता अधिनियम इस तरह का है जो 1951 में बना था, उसमें इनका वेतन बदलता रहता है, जो कि अभी हमने जिस पर चर्चा की है। तो सबसे पहले इनके बारे में जो डिटेल्स है उनको लिख लो, फिर अगले राष्ट्रपति पर चर्चा करते हैं। देखो भारत के अब तक के राष्ट्रपति, और ये हेडिंग डालो, और नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सामने बिहार लिख सकते हो, क्योंकि इतना भी हमें पता ही होना चाहिए, बहुत सारे सवाल इनडायरेक्ट नॉलेज से हमारे सही हो जाते हैं। कौन सा व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है या और भी कोई बातें अगर हम जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से काम आ जाती है। तो ये बिहार के रहने वाले थे। अब नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 380 में, अनुच्छेद 380 में अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख था। अंतरिम, अंतरिम, टेम्परेरी, अस्थाई, अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख था। नेक्स्ट, संविधान सभा का अंतिम कार्य राष्ट्रपति का चुनाव करना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24, ये 1 की जगह आप जनवरी लिख लेना, मतलब तो वही है, बाकी हिंदी में लिख लो। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया। नेक्स्ट, इन्हें 26 जनवरी 1950 को हीरालाल जे कानिया ने शपथ दिलाई। हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया ने शपथ दिलाई, जो कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। जो कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी लाइन में लिख लो, इस रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 तक कार्य किया, या मई 1952 तक कार्य किया। नेक्स्ट लिखो, मई 1952 से, मई 1952 से 1962 तक, मई 1952 से 1962 तक 2 कार्यकाल पूरे किए, और ऐसा करने वाले वे एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ऐसा करने वाले वे एकमात्र राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, 1952 के चुनाव में, 1952 के चुनाव में इनके मुख्य प्रतिद्वंदी के.टी. साहा थे। के.टी. साहा थे, कुशल तलाक्षी साहा। हालांकि कहीं भी पूरा नाम पूछने की जो प्रथा थी वो चली गई। अब पहले पूछ लेते थे कि फलाने का पूरा नाम क्या है। अब ऐसे हल्के सवाल पूछे तो जा सकते, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई है, तो जरूरी नहीं है आप इनके पूरे नाम रटते रहो। के.टी. साहा थे, जिन्हें लगभग 15% वोट मिले थे। 15% आपको केवल कहीं उसमें आने की संभावना नहीं है चुनाव, वो सॉरी हमारे पेपर में चुनाव, अब आज ही चुनाव के मतदान की वो
परिणाम घोषित हो रहे थे, महाराष्ट्र और अपने झारखंड के, तो चुनाव शब्द याद आ रहा है बार बार। कुल मिलाकर आपके पेपर में इस तरह के सवाल आने की कम संभावना होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि हम 1957 का चुनाव पढ़ेंगे, वो उसमें हमने देखा कि 98.99% वोट मिले थे, तो अंतर थोड़ा सा पता चले तो कहीं ना कहीं कोई प्रश्न इस तरह का बन सकता है। तो लिखो नेक्स्ट, 1957 के चुनाव में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति चौधरी हरिराम थे। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति चौधरी हरिराम थे, जिनके मतों का मूल्य केवल 2672 था। जिनके मतों का मूल्य केवल 2672 था। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य होता है, हर व्यक्ति के मत का मूल्य लगभग अलग होता है। हमने देखा था सभी सांसद, जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, उनका सभी का मत का मूल्य बराबर होता है। प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं, एक राज्य के विधानसभा सदस्यों का सबका मत मूल्य बराबर होता है। बाकी अलग अलग राज्यों के व्यक्तियों का या जो विधानसभा के सदस्य, उनके मत का मूल्य लगभग अलग अलग ही होता है। वो अलग बात है कि एक दो तीन चार राज्य ऐसे हैं जिनके मत का मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य के बराबर है, वो हमने पढ़ लिया है। तो 1957 के चुनाव में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति चौधरी हरिराम थे और उनके मत का मूल्य 2672 था। नेक्स्ट, इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कौन से में? दूसरे में। इस दूसरे चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रिकॉर्ड 98.99 मत प्राप्त हुए। नेक्स्ट, इन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा भारतीय संविधान निर्माण में इनका बहुत योगदान रहा है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। स्थायी, परमानेंट। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया है। वेतन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। राष्ट्रपति पद पर उस समय, या राष्ट्रपति पद का वेतन उस समय 10,000 रुपए प्रति माह था। और यह भी लिखना चाहो तो कि आज भी दूसरी अनुसूची में 10,000 ही लिखा हुआ है, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी इसको लिख लो। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं अगले राष्ट्रपति पर। अगले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तमिलनाडु के रहने वाले थे, या इनका संबंध तमिलनाडु से रहा है, और 13 मई 1962 से 67 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। मई 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति पद पर रहे, यानी एक कार्यकाल रहे। दक्षिण भारत से पहले राष्ट्रपति बने, क्योंकि तमिलनाडु साउथ में है, तो दक्षिण भारत के पहले राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो, इस चुनाव में भी दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति रहे थे चौधरी हरिराम ही थे, और यहाँ पर थोड़ा सा इनके मत का मूल्य बढ़कर नाम मात्र का बढ़ के लगभग 6,000 हो गया था। उस समय 2672 था, तो इनको भी रिकॉर्ड मत प्राप्त हुए हैं। चौधरी हरिराम, मेरे ध्यान जहां तक आ रहा है, ये लगभग लगातार इन्होंने 5 चुनाव लड़े थे। अभी
कुछ दिन पहले इस पर हमने चर्चा की थी। तो 5 चुनाव लड़े लगातार। उस समय जो आज 50 समर्थक 50 अनुमोदक वाली व्यवस्था है चुनाव लड़ने के लिए, वो नहीं थी। बहुत कम दायरा था, तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ लेता था। और 1967 में हमने देखा, 69 में ये 15-17 उम्मीदवार उस समय उम्मीदवार ये लड़ने वाले हो जाते थे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और ऐसे उम्मीदवार रहे, यानी एक बार तो 9 उम्मीदवार ऐसे रहे जिनको एक भी मत नहीं मिला, 0 मत मिले 9 उम्मीदवारों को। लेकिन फिर इस पर रोक लगी धीरे धीरे, और अब हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि 2 ही उम्मीदवार होते हैं। क्योंकि 100 व्यक्तियों का, 100 विधायक या सांसदों का समर्थन या उनसे साइन करवाना इतना आसान भी काम नहीं है। ठीक है, जो राजनीतिक दल है, मुख्य बड़े दल है, उनके लिए ये सब हो जाता है, तो या कोई मुद्दे विशेष पे इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी इतना साधारण काम नहीं है। तो ये अपने चौधरी हरिराम जी रोहतक के रहने वाले थे, और इन्होंने जब ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव हुआ 1962 में, 52, 57, 62 में जो चुनाव हुआ उसमें ये दूसरे नंबर पर यही थे। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन जी थे हमारे, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम हमने खूब सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, इनके कुलपति भी रहे हैं वो। तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, साधारण नहीं है। अगर हम आज देखें, बनारस BHU, JNU ये बड़ी संस्थाओं में है, जहां लोग पढ़ना, जिनका सभी व्यक्तियों का, सभी बच्चों का एक सपना होता है कि किसी तरह यहाँ एडमिशन हो जाए। एडमिशन नहीं होता है तो व्यक्ति कहीं और पढ़ता है। बड़े इंस्टीट्यूट है, इनके ये कुलपति रहे हैं। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर ये रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे, 1952 से और 62 तक। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव मई 1952 में ही मुख्य रूप से सबसे पहली बार हुआ, तो ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद एक व्यक्ति और हुए हैं जो इस पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार बने, वो उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। उसको भी एक बार हम लिखवा देंगे, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो मुख्य रूप से हम देखें, इनका जो राधाकृष्णन जी थे, एक शिक्षक थे, एक दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। और 1962 से हम देखते आ रहे हैं लगातार इनके सम्मान में, इनके जन्म दिवस को जो 5 सितंबर को आता है, हम शिक्षक दिवस के रूप में इनको मनाते हैं। 5 सितंबर बहुत ही, एक स्टूडेंट के स्कूल कॉलेजों में हम देखते हैं 5 सितंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हम देखते हैं बच्चों को टीचर की भूमिका दे दी जाती है कि भाई आप ही टीचर बनो, आज आप शिक्षक बनो इस दिन, और आप ही पढ़ाओ। उन बच्चे कोशिश करते हैं, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाते हैं, जैसा उनको आता है वो उस दिन का बड़ा आनंद लेते हैं। तो ये शिक्षक दिवस इनके जन्म पर मनाया जाता है। संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं ये, और राष्ट्रपति के रूप में थोड़ा सा इनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है। देखो, इनके कार्यकाल में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है। तो जब युद्ध होता है तो देश एक बहुत विशेष परिस्थिति में होता है। जीत हार अलग चीज होती है, लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है। कितने लोग मरते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है, वो एक अलग बात है। कि राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, काम मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री ये सब करते। लेकिन फिर भी जब किसी व्यक्ति के कार्यकाल में 2 युद्ध हुए हैं, तो फिर हम कह ही सकते हैं कि हाँ, कार्यकाल एक चैलेंज था इनका। और इनके समय में 2 प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए भी मृत्यु हुई।
भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हो गए थे 1964 में, और उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, और पद पर रहते हुए हो गई। तो 2 प्रधानमंत्री चले गए और 2 युद्ध हुए। तो कह सकते कि हाँ, फिर अब तो कोई एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल इनका रहा है। और भाई कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं हमारे राष्ट्रपति में ही देखें तो जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न भी दिया जा चुका है, तो जिसमें इनका नाम भी आता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी आता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी आता है। ये 3 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको पद पर या राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दिया जा चुका है, और इनको तो 1954 में ही मिल गया था। जो शुरुआत में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो इन्हीं से हुई थी। ये 3 व्यक्तियों को उस समय भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। और इनके छोटी मोटी और भी अगर चर्चा करें, छोटी मोटी मतलब उस चर्चा को नहीं कहेंगे, वो काम तो सारे बड़े थे, हम तो एग्जाम की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं प्रश्न। जैसे कि यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कार्य किया 1946 से 1952 तक। यूनेस्को को आप अच्छे तरह से जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। उसमें ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम किया इन्होंने 1946 से 52 तक। और आपको पता ही है कि यूनेस्को का मकसद क्या है, शिक्षा है, विज्ञान है, संस्कृति है, संचार के माध्यम है, इनसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इन सारी चीजों से, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति या संचार के साथ माध्यम से, तो एक अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन में इन्होंने काम किया है लगभग 6 साल। और उसी दौरान फिर 1949 से और 1952 तक ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये कुछ मोटी मोटी बात इनसे संबंधित थी, इनके जीवन से संबंधित। हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सामने तमिलनाडु लिख लो और कार्यकाल भी लिख लो, 13 मई 1962 से 1967, ये लिखा हुआ है। 13 मई भी लिखना चाहो तो लिख लो। आगे लिखो, इनके गांव का नाम सर्वपल्ली होने के कारण नाम के साथ सर्वपल्ली शब्द लगाते हैं। इनके गांव का नाम सर्वपल्ली होने के कारण इनके नाम के साथ सर्वपल्ली शब्द लगाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत से पहले भारतीय राष्ट्रपति बने, पहले भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, इस चुनाव में भी दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति चौधरी हरिराम थे, जिनके मतों का मूल्य लगभग 6000 था। नेक्स्ट, ये लिखवाने का मतलब केवल इतना है कि इनको भी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी, वही मतदान प्रतिशत रहा होगा, 98 से ऊपर रहा होगा। नेक्स्ट लिखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति रहे हैं। नेक्स्ट, उसमें अगर लिखना चाहो तो उनका कार्यकाल भी लिख लो,
13 मई 52 से और 13 मई 62 तक कर सकते हो। नेक्स्ट एक नोट डाल के लिख लो, उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहने वाले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति 2 बार रहने वाले दूसरे व्यक्ति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। लगातार 2 बार रहने वाले दूसरे व्यक्ति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। नेक्स्ट अब लिख लो, दार्शनिक से संबंधित लिख लो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक शिक्षक थे, या शिक्षक के ब्रैकेट में लिख लो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। देखो शिक्षक वो होता है जो पढ़ाता है, ये तो हमने इसको कैटेगरी बना रखा है, किसको हम पीआरटी टीचर बोलते हैं, पीजीटी बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो कैटेगरी हमने बना रखी है। बाकी सभी शिक्षक होते हैं, चाहे वो पहली क्लास को पढ़ा रहा है, चाहे वो एलकेजी यूकेजी नर्सरी को पढ़ा रहा है, या फिर वो एमएससी पीएचडी वालों को पढ़ा रहा है, सब एक शिक्षक की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए मैंने शिक्षक लिखवाया। वैसे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट 1962 से राधा कृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इनके समय में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है। नेक्स्ट इनके समय में ही 2 प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। नेक्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम तीनों को ही राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिला था। नेक्स्ट 1946 से 1952 तक इन्होंने यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखना चाहो तो यूनेस्को को शॉर्ट में लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट 1949 से 1952 तक इन्होंने सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। तो ये एक इनका संक्षिप्त सा परिचय रहा। देखो साथियों, राष्ट्रपति टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को अब लगभग हमने पूरा कर दिया है। राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं केवल। अब आप देखना, जो हमने पढ़ा है वो इतना कवर कर लिया है कि मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा कुछ मिलेगा। तथ्यों की तो मैं हमेशा कहता हूं कोई सीमा नहीं होती है। बाकी आप 2 किताब पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, 6 पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे, इतना डिटेल में हमने एक जगह ही उसको पढ़ लिया है, जो कि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सफिशिएंट है। बहुत ही सफिशिएंट ही नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा किसी आपकी एक कमजोर कड़ी को भी मजबूत बनाता है। कि अगर आप किसी दूसरे, आपका कोई पक्ष कमजोर है, तो हमने यहां से अच्छे से पढ़ लिया तो 1, 2, 4 क्वेश्चन और लोगों की तुलना में कठिन से कठिन सवाल हमारे यहां से सही हो जाएंगे। तो शुरुआत में आपने कोई भी लेक्चर देखा हो 1, 2, 3, 4, तो लगा होगा कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, उसने ये पढ़ा रखा है, उसने ये पढ़ा रखा है। लेकिन सबका अपना अलग अलग तरीका होता है।
आप किसी भी टीचर की कोई तुलना करते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही पढ़ो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो किसी भी टीचर की तुलना करो तो कम से कम तब करो जब उसने वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया है या उसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम किसी का आकलन कर सकते हैं। आप एक क्लास लेकर किसी भी टीचर का आकलन नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन पर हम अगले जो राष्ट्रपति रहे हैं हमारे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये हैदराबाद से इनका संबंध रहा है और 1966 से, सॉरी 67 से और 1969 तक इन्होंने कार्य किया है। अब आप यहां देखकर ही समझ जाओ कि इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो लगभग 2 वर्ष में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब कारण तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर था कि इनकी मृत्यु हो गई 1969 में। इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। वैसे जब ये 1967 में जब चुनाव हुआ तो इन्होंने के सुब्बा राव को हराया था, जो कि गोलकनाथ विवाद खूब चर्चा में रहा है, आपने खूब सुना होगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो उस समय वो मुख्य न्यायाधीश थे, के सुब्बा राव। के सुब्बा राव 1967 का एक मामला है गोलकनाथ। उस समय गोलकनाथ मामला खूब चर्चा का विषय है, बहुत हमने इसको सब जगह पढ़ा है, मूल अधिकारों में, संपत्ति के अधिकार वगैरह में, कई जगह पर इसका उदाहरण लिए हैं, विशेषकर मौलिक अधिकार से संबंधित। तो इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा फिर के सुब्बा राव ने, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जीत गए, ये हार गए। तो कुल मिलाकर इन्होंने इनको हराया। किनको? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को, के सुब्बा राव, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उनको इन्होंने चुनाव में हराया। और ये कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल जितने भी निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं अभी तक, उसमें सबसे कम अवधि का कार्यकाल इनका ही रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति और आएंगे आगे, फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी इनकी तरह, उनके बीच में डेथ हो गई थी, बाकी सब ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचित में। क्योंकि वैसे तो हमने देखा कि शुरुआत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब शुरू में बने तो उनका कार्यकाल और भी कम था, लेकिन सब निर्वाचित में सबसे कम जाकिर हुसैन। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया या उनको शपथ नहीं दिलाई। क्योंकि इस दौरान भाई इनका कार्यकाल रहा 1967 से 1969 तक, और हम देखते हैं 66 से 77 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है। कुल मिलाकर इस समय प्रधानमंत्री या लोकसभा के चुनाव नहीं हुए तो इन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई। और 87 को हमने पढ़ा, अनुच्छेद 87 में हमने पढ़ रखा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद में, जिसको विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने हिंदी में वो अभिभाषण पढ़ा। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत जो संसद में देते हैं वो इन्होंने हिंदी में पढ़ा है। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं और प्रथम मुस्लिम व्यक्ति रहे हैं, प्रथम ही अल्पसंख्यक व्यक्ति रहे हैं राष्ट्रपति पद पर। देखो, मुस्लिम और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में कोई और भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये भाषा और धर्म दोनों के आधार पर इसका निर्धारण होता है, भाषा और धर्म। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। कौन? जाकिर हुसैन। ये पहले राष्ट्रपति रहे जिनकी पद पर मृत्यु हुई। और इससे पहले ये राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति पद भी रहे। तीनों पद इन्होंने पर ये रहे हैं, राज्यपाल,
उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो फिर ये बने ही थे, उपराष्ट्रपति और फिर लास्ट में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या तुरंत कोई व्यक्ति आके इनके पद पर कार्य करने लग गया या कुछ समय लगा? क्योंकि चुनाव में तो समय लगता है। तो इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और किसी को क्या, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति है तो फिर वो राष्ट्रपति बनेंगे, सबसे पहला अधिकार उनका ही है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रखा जाता कभी भी। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति के पद पर, तो फिर जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, हमने पढ़ा है, तब तक उपराष्ट्रपति उस रूप में काम करेंगे। तो जब इनकी मृत्यु हुई 1969 में, तो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। तो जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का किसी को मौका मिला तो वो मिला वीवी गिरी को। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। और अब यहां पर एक अलग स्थिति क्रिएट होती है कि वीवी गिरी ने, अब दोबारा देखो चुनाव तो होना है, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा चुनाव होगा। भाई कुछ समय के लिए, अधिकतम 6 महीने के लिए हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकते हैं। तो दूसरा जब राष्ट्रपति चुनना था, नया राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तो वीवी गिरी का प्लान था कि वो भी चुनाव लड़े और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र देना था। तो त्यागपत्र कौन से पद से दें? राष्ट्रपति पद से दे या उपराष्ट्रपति पद से दे? और हमने देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के मामले में एक दूसरे को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। अब वो किसको त्यागपत्र दें? अगर वो राष्ट्रपति के पद पर है तो उपराष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं है। अगर वो अपने मुख्य पद को अपना पद माने तो राष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं है। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में राय ली और कुल मिलाकर ये जो उस समय इन्होंने तो त्यागपत्र दिया और एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में फिर अपना एक तरह से उन्होंने जिम्मा लिया। क्योंकि हमने ये भी पढ़ रखा है इससे पहले कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद से जब किसी की मृत्यु होती है तो अगर उपराष्ट्रपति उस समय नहीं है तो फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद पर काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। वो भी नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति उस पद पर काम करेगा। तो एम हिदायतुल्लाह उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक उन्होंने इस पद पर एक तरह से कार्यभार संभाला, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ही मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया है। और मुख्य न्यायाधीश में पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे। और बाद में इसके बाद एम हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 1979 से 1984 तक एम हिदायतुल्लाह क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति। कुल मिलाकर ये व्यक्ति CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं और बाद में परमानेंट 5 साल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। और आपने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का नाम सुना हो। 1920 में 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉक्टर जाकिर हुसैन का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
कुलपति के रूप में भी इन्होंने वहां पर काम किया है। और इनकी जब डेथ हुई तो इसके बाद इस विश्वविद्यालय के परिसर में ही इनको दफनाया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में एक अच्छा विश्वविद्यालय है, अच्छी श्रेणी का विश्वविद्यालय है। जैसे हम JNU BHU की बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एडमिशन में एक तरह से मारा मारी रहती है। लोगों का सपना होता है यहाँ से पढ़ें। तो ये भी एक बड़ा विश्वविद्यालय है। और इनके निर्वाचन में सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी थे भाई। ये मान लो 17 अभ्यर्थी थे और 9 अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं मिला। किनके में? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के चुनाव में 1967 में 17 उम्मीदवार थे। और बताओ, देखो हालत देखो, 17 में से 9 व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिला और चुनाव लड़ रहे राष्ट्रपति का। तो इस समस्या का हल करने के लिए ही वो 50-50 अनुमोदक और प्रस्तावकों का प्रावधान किया था। जो प्रश्न आपका था अभी, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि वीवी गिरी ने त्याग पत्र की समस्या जो बन रही थी, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। हम उस बात से थोड़ा अलग हो गए एकदम, क्योंकि उस समय उसका जवाब देना की बजाय ये अपने बीच में मोहम्मद हिदायतुल्लाह मेरे दिमाग में आ गए। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वीवी गिरी को जब आगे हम पढ़ेंगे तो करेंगे। इससे पहले एक बार इनको लिख लो, डॉक्टर जाकिर हुसैन को लिख लो, फिर आगे चलते हैं। टाइम कितनी देर का वीडियो हो गया है? लगभग ये 56 मिनट का हो चुका है। चलो अब तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी और देखते हैं। पहले जाकिर हुसैन का हेडिंग डालो, जाकिर हुसैन नंबर 3 डाल के, हैदराबाद, और 1967 से 1969। देखो, जाकिर हुसैन, हैदराबाद, 1969 से 1967 से 1969 लिखो। ये के सुब्बा राव को हराकर राष्ट्रपति बने। ये के सुब्बा राव को हराकर राष्ट्रपति बने। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है इसके भी 1-2 पार्ट बढ़ाने पड़ेंगे। आप फिर कहोगे कि सर आप 2 पार्ट की कहते हो, 3 पार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं और डिटेल में भी चाह रहा था, लेकिन फिर ज़्यादा एक बार सिलेबस पूरा करते हैं फिर देख लेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक को बहुत लंबा खींचना आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि सर सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, फिर देखेंगे। अभी इसको थोड़ा शॉर्ट ही करते हैं। तो लिखो, के सुब्बा राव 1967 के गोलकनाथ विवाद के समय मुख्य न्यायाधीश थे। के सुब्बा राव 1967 के गोलकनाथ विवाद के समय मुख्य न्यायाधीश थे। ये इसका राष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ये तो मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूं कि के सुब्बा राव मुख्य न्यायाधीश थे और गोलकनाथ विवाद जब चल रहा था उस समय ये मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि 1967 का ही मामला है। चुनाव भी 1967 में हुए हैं, तो वहां से फिर इन्होंने चुनाव लड़ा है मुख्य न्यायाधीश के पद से के बाद। फिर उन्होंने उसी साल राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा है और चुनाव में वो हारे और जाकिर हुसैन जीत गए। नेक्स्ट लिखो, इनका कार्यकाल, किनका? जाकिर हुसैन का कार्यकाल निर्वाचित राष्ट्रपतियों में सबसे कम अवधि का रहा है। नेक्स्ट, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया, अर्थात शपथ नहीं दिलाई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण हिंदी में पढ़ने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, प्रथम मुस्लिम व प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। नेक्स्ट, ये राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पदों पर रहे हैं। नेक्स्ट, इनकी मृत्यु के बाद वीवी गिरी, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
नेक्स्ट, वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया। 20 जुलाई 1969, 24 अगस्त 1969, ये इस दौर में इन्होंने लगभग 1 महीने से 2-4 दिन ज्यादा इस पद पर काम किया है कि इन्होंने एम हिदायतुल्ला ने, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। पहले तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं था, बाद में इसी समय अधिनियम बनाया जब ये जरूरत पड़ी, जिस पर हमने चर्चा पहले कर ली है। नेक्स्ट, अब लिखो, ये सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट, मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट, देखो बीच में जाकिर हुसैन के बीच में हम थोड़ा सा एम हिदायतुल्ला को ले आए हैं, वीवी गिरी का चुनाव भी ले आए हैं क्योंकि उससे संबंधित है, तो बाद में वीवी गिरी का चुनाव आगे पढ़ेंगे विस्तार से। लिखो, मोहम्मद हिदायतुल्ला बाद में 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट, अब लिखते हैं जाकिर हुसैन के बारे में। 1920 में स्थापित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में स्थापित जामिया मिलिया इस्लामिया, एक ही विश्वविद्यालय उसी का नाम है, की स्थापना में डॉक्टर जाकिर हुसैन का योगदान या काफी योगदान रहा है, कुलपति के रूप में भी कार्य किया है तथा इनकी मृत्यु के बाद इस विश्वविद्यालय के परिसर में ही इनको दफनाया गया। नेक्स्ट, इनके निर्वाचन में सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी थे जो कि जिनकी संख्या 17 थी, 17, जिनमें से 9 को एक भी मत नहीं मिला, 9 उम्मीदवारों को एक भी मत नहीं मिला। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। अब अपन चलते हैं वीवी गिरी पर, लेकिन वीवी गिरी पर इसके बाद अगले लेक्चर में ले लेंगे। वैसे तो इसको मैं अभी बना देता हूं, लेकिन अपलोड आपका 1-2 दिन बाद होगा इस वीडियो के, तो क्योंकि 1-1 घंटे का ठीक है, बहुत बड़ा भी महसूस नहीं होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रहता है, फिर आपको थोड़ा सा महसूस होता है बड़ा वीडियो देखने में कि बहुत लंबा वीडियो है। हालांकि पढ़ने वाले के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक दायरा सा बना के हम इस से आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। पढ़ाई से बढ़िया कोई चीज है नहीं, ये आप अपने अंदर बैठा लो। जिस व्यक्ति ने ये बैठा लिया, देखो 2 तरह के व्यक्ति, एक तो मजबूरी से पढ़ रहा है जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उसका भी सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वो पूरे बहुत एक
तल्लीनता के साथ पढ़ता है, मतलब उसको तो दिन रात वही दिखता है, उसको पता है ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं है। और एक वो व्यक्ति जिसके पास हजारों विकल्प है लेकिन उसकी इच्छा इधर है। तो दोनों परिस्थिति में ही सफलता निश्चित है, क्योंकि व्यक्ति उसकी भी धीरे धीरे, जो मजबूरी में पढ़ रहा है उसकी भी इच्छा क्रिएट हो जाएगी, अपने आप ही उसका पढ़ाई में इतना मन लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि उसके पास तो विकल्प ही नहीं, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और इधर दूसरी परिस्थिति में हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हुए अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा इंटरेस्ट का विषय है, और जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आता है उसको फिर कभी भूलते नहीं है, उसमें सफलता निश्चित है। कई बच्चे कहते हैं साहब याद नहीं होता है, तो देखो याद नहीं होना ये कोई मैटर नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि याद नहीं हो रहा है तो भाई ये आपका इंटरेस्ट की बात है, आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। नहीं तो कई स्टूडेंट मेरे पास स्कूल में आते हैं, मैं उनको कहता हूं इधर आ भाई, अगर हम तुम्हें कोई मूवी दिखाएं तो उसकी पूरी कहानी तुम बाद में सुना दोगे? बोले हाँ साहब सुना देंगे। तो बताओ 3 घंटे की कोई इतनी बड़ी हमने फिल्म दिखाई तुम्हें, उसको आप अच्छे से एक एक सीन बताओगे कि ये किया, सनी देओल ने ये कर दिया, सलमान खान ने ये कर दिया, माधुरी दीक्षित ने ये कर दिया, कैटरीना कैफ ने, जो भी आपके समय की हीरोइन हीरो है कुछ भी है, आप एक एक मतलब पात्र के नाम, उनकी क्रिया, उनके एक्शन, बच्चे तो बड़े गांव के बच्चे फिल्मों को एकदम उसी स्टाइल में भी प्रस्तुत करते हैं, बोल बोल के डिशुम डिशुम। तो जब आपको वो फिल्म पूरी याद हो जाती है तो एक पन्ना याद क्यों नहीं होता, एक किताब याद क्यों नहीं होती? मामला आप समझ जाओ केवल इंटरेस्ट का है, उसमें आपने इंटरेस्ट था, यहां इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता उसको याद ना रहे, सिर्फ उसमें वो जज्बा पैदा नहीं हुआ, उसके प्रति लगाव पैदा नहीं हुआ, या उसने अपना सब कुछ उस चीज को नहीं माना है अभी तक। जिसने अपने टारगेट को सब कुछ मान लिया फिर उसके धीरे धीरे आराम से याद होता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आदमी बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, लास्ट में आकर उसको एक बार पढ़ा हुआ भी याद रहने लग जाता है। शुरुआत में जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हो तो सारी चीजें इतनी ज्यादा पढ़ते हो, आप इतनी ज्यादा पढ़ते हो कि फिर आपको उसमें रिवीजन की जरूरत है, नहीं तो वो ये कहेंगे कि उसकी खिचड़ी बन जाएगी, याद होने में दिक्कत आती है कि उसको याद रखें, उसको वो कंफ्यूजन होगा, इसमें ये घुस गया उसमें वो घुस गया, आपको उसके आंसर में वो आंसर दे रहे हो, उसके में वो दे रहे हो। उसका इलाज तो रिवीजन है, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। लेकिन जब आप एक निश्चित सिलेबस को बहुत अच्छे से 10, 5, 20, 30 बार रिवीजन कर लेते हो, जितना आपको जरूरत होती है याद करने के लिए, उसके बाद जब आप कुछ पढ़ते हो वो स्थिति ऐसी आती है कि आप एक बार में ही याद रख सकते हो। ये खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। शुरुआत में बहुत कठिन था, और मेरा मामला तो बिल्कुल अलग है। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत खराब है, इसके लिए कभी अलग से बात करेंगे। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि बच्चे अपने एकेडमिक को लेकर फालतू में परेशान होते रहते हैं। तो भाई मेरा एकेडमिक तो इतना खराब है कि किसी का शायद हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं सेलेक्ट भी हुआ हूं, और आपको यहां तक आपके एक छोटे मोटे विषय पर मैं चर्चा भी कर लेता हूं। तो इंटरेस्ट की बात है, जिस दिन आप करोगे वो आपके अंदर भी आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं कल एक नए राष्ट्रपति के साथ। धन्यवाद।